हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाय कुलदीप सोनी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप के बेसिक्स क्या हैं, फंडामेंटल ऑफ ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, ब्लड ग्रुप के एंटीजेंट्स जो उनका फंडामेंटल बेसिस क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप के मॉलिक्यूलर बेसिस को भी समझेंगे, what is the mean of H antigen and Bombay blood group, and then after we will discuss about the previous year questions of blood group। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है कि बेसिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप की जब देखा गया कि दो तरह के ब्लड, एक ब्लड हो गया ह्यूमन का और एक ब्लड हो गया किसी पर्टिकुलर दूसरे एनिमल का। इन जब दो ब्लड ग्रुप को आपस में मिलाया गया, जब ये दो ब्लड ग्रुप्स को आपस में मिलाया गया तो यहाँ पर देखने को मिला कि ब्लड की जो सेल्स थी वो आपस में क्लम्प कर जा रही थी, वो दोनों आपस में मिल जा रही थी। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे बोला गया कि नहीं ऐसा हुआ होगा कि ह्यूमन का ब्लड कुछ अलग टाइप का है और पर्टिकुलर किसी दूसरे एनिमल का ब्लड कुछ अलग टाइप का, इसलिए यहाँ पे क्लम्पिंग हो गई है। फिर क्या किया गया नेक्स्ट केस में क्या किया गया कि फिर से दूसरा ब्लड लिया गया। दूसरा ब्लड क्या लिया गया, इस बार क्या किया जा रहा है, इस बार ह्यूमन का ब्लड लिया गया और दूसरे ह्यूमन का ब्लड लिया गया। दो अलग अलग ह्यूमंस का ब्लड लेकर मिक्स किया गया। तो यहाँ पर दो काम हुआ, कुछ केसेस में क्लम्पिंग हो रही थी और कुछ केसेस में क्लम्पिंग नहीं हो रही थी। जिन केसेस में क्लम्पिंग हो रही थी वहाँ पर बोला गया कि जिन केसेस में क्लम्पिंग नहीं हो रही थी वहाँ पर बोला गया देखा क्लम्पिंग नहीं हुई है और यहाँ पर ब्लड सेम था। लेकिन जिन केसेस में क्लम्पिंग हो जा रही थी वहाँ पर एक नया फिनोमेना जनरेट हुआ। कौन सा फिनोमेना जनरेट हुआ, ब्लड ग्रुप का। ठीक है कि हाँ, इसलिए यहाँ पर क्लम्पिंग हो रही है क्योंकि ह्यूमंस में भी अलग अलग तरह के ब्लड होते हैं। तो उस समय आए कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या बतलाया, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में तीन तरह के ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करी। कौन कौन से ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप सी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किस तरह के ब्लड ग्रुप की बात करी थी, केवल ए बी सी, ना कि चारों तरह की बात की थी। तो यहाँ पर एक सी अलग आया और इन्होंने क्या नहीं बताया, ओ या ए बी जैसा कंसेप्ट नहीं बताया। ठीक है, सी को कुछ समय के बाद में दो साइंटिस्ट थे, लुडविग एंड एमिल फ्रेरर। इन लोगों ने इसी सी को बोला जीरो या ओएन जो है जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है जीरो, या ओ भी आप कह सकते हो जिसको हम लोग ओ भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से यहाँ पर तीन तरह के ब्लड ग्रुप के बारे में बात हो गई। कौन कौन से ब्लड ग्रुप के बारे में बात हो गई, ए के बारे में बात हो गई, बी के बारे में बात हो गई और ओ के बारे में बात हो गई। ठीक है भाई, अब बात आती है ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बतलाया, ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में स्टर्ली और वॉन डिकैस्टेलो ने बताया। इस तरह के क्वेश्चंस कब आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं मैचिंग के केसेस में, मैचिंग कराने में आ सकता है, या वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बात आती है कि जो सबसे मोस्ट रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो वो है ए बी निगेटिव। अच्छा, मैंने यहाँ पे लगभग लिखा है 0.6%, लगभग क्या है अलग अलग कंट्रीज़ में ये वेरी कर सकता है। ठीक है, ये 0.6% है। और सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा हो रहा है, ओ पॉजिटिव। कितना है, लगभग 39% लोगों के पास ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। आर एच नल ब्लड ग्रुप क्या है, आर एच नल ब्लड ग्रुप को हम लोग गोल्डन ब्लड भी कहते हैं, ये भी रेयरेस्ट है। ठीक है, ये भी रेयर भी ब्लड ग्रुप है। इसके बाद आता है, अच्छा ये जो मैंने ये चार बताएं, ये बताएं आपको ए बी और ओ में रेयर कौन है, तो उनमें रेयर कौन है, ए बी निगेटिव। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आर एच फैक्टर के बारे में बात करूँगा तो वहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, डिटर्मिनेटिव फैक्टर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेटिव फैक्टर कौन है, तो वो कौन है, एंटीजन है। कौन है भाई, एंटीजन है। एंटीजन बतलाते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या ओ है, ये कौन बतलाएगा, ये एंटीजन बतलाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक्स यहाँ पे क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ ब्लड ग्रुप एंटीजन, ब्लड ग्रुप एंटीजन्स के फंडामेंटल्स क्या क्या हैं। तो बोला जा रहा है कि जब हम लोग ए बी ओ टाइप के ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन तरह के एलील्स होते हैं। एक एलील है आई ए, दूसरा है आई बी और तीसरा है आई ओ या स्मॉल आई के थ्रू भी इसको डिनोट किया जाता है।
ठीक है, या IO या I0 या I0 कुछ भी बोल सकते हैं। अगर एलील IA है तो एंटीजन कौन सा होगा? A होगा। अगर एलील IB है तो एंटीजन कौन सा होगा? B एंटीजन होगा। और अगर एलील I0, IO या स्मॉल i जो भी बोलना आप बोल सकते हो होगा तो कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे I का मतलब क्या है? I का मतलब आइसो ए ग्लूटिनोजन, आइसो ए ग्लूटिनोजन। अगर हम लोग यहाँ पे डोमिनेंस की बात करें या मेंडल्स लॉ की बात करते हैं तो कैपिटल IA इज़ ऑलवेज मोर डोमिनेंट देन स्मॉल i, कैपिटल IB इज़ मोर डोमिनेंट देन स्मॉल i, स्मॉल i है, ठीक है, स्मॉल i। तीसरी अगर हम लोग बात करते हैं कैपिटल IA और कैपिटल IB में कौन डोमिनेंट है, तो ये दोनों डोमिनेंट है, ये इसको हम लोग कहेंगे को डोमिनेंट है। क्या है ये? को डोमिनेंट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका कि ब्लड ग्रुप AB में कैसा रूल देखने को मिलता है, डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, को डोमिनेंस का, कुछ भी ऐसे ड्रामा करके वो बताएंगे आपको। कुछ 4 तरह के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो कौन सा है यहाँ पे? को डोमिनेंस फॉलो होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द दीज 3 एलील्स 6 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। इन 3 एलील्स के बेस पे 6 तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हैं। कौन कौन से वो जीनोटाइप्स हैं? एक है IA या IA-IO। हमने पहले बताया है कि अगर IA एक आ गया है तो दूसरा अगर IO है तो ज़्यादा डोमिनेंट कौन है? IA, ठीक है। IO को मैंने पहले ही बताया, IO क्या है? IO क्या है? IO बोलो या उसको स्मॉल i बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो डोमिनेंट कौन है? IO। अगर एक ही IA है तब भी ब्लड ग्रुप A आ जाएगा या एंटीजन A बन जाएगा। दूसरा BIB या IB-IO। तीसरा क्या है? IB-IA या IA-IB जो भी बोलना है आपको। और इसके बाद चौथा क्या है? IO-IO या II, ठीक है। तो इस तरह के 6 देखे जाएँ यहाँ पर तो 6 तरह के जीनोटाइप्स बन गए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है भाई। चलिए, तो अब अगर जीनोटाइप IA है तो एंटीजन A होगा और ब्लड ग्रुप भी A होगा। अगर एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप भी B होगा। एंटीजन A और B दोनों है तो ब्लड ग्रुप भी AB दोनों हो जाएगा। और एंटीजन कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप कोई नहीं रहेगा, या बोल सकते हो नन रहेगा, या O रहेगा, या नॉट रहेगा, या 0 रहेगा, जो भी बोलना आपको बोलो, ठीक है। अब अगर एंटीजन A है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एंटीबॉडी B होगी। मतलब अगर उसको बाहर से कोई ब्लड दिया गया, जो क्लम्पिंग का केस मैं बता रहा था, जो बाहर से अगर उसको ब्लड दिया जा रहा है तो बाहर से ब्लड देने पे, बाहर का मतलब किसी दूसरे ह्यूमन का, और अगर उसके अंदर एंटीजन B पाया गया, मतलब अगर एंटीबॉडी B है तो अगर उसको एंटीजन B दिया जा रहा है, एंटीजन B अगर दिया जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? एंटीजन B देने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्लम्पिंग हो जाएगी। क्या करेंगी? हमारी जो एंटीबॉडी B है उसके अंदर एंटीजन B पे अटैक करके उसको सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है भैया, RBC को डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। अब बात आती है कि ये एंटीजेंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एंटीजेंस। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं एंटीजेंस क्या होते हैं। चलिए, तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप में हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ एंटीजेंस और कौन कौन से वो मॉलिकुलर बेसिस हैं जिन पर कोई पर्टिकुलर टाइप का ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है। तो क्या बोला जा रहा है? एज अ ब्लड ग्रुप डिटरमाइनिंग फैक्टर द एंटीजन इज ग्लाइको। एंटीजन क्या है? एंटीजन या तो कोई यहाँ पर A-B-O टाइप के ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, H एंटीजन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। या तो ग्लाइको है या जिसको हम लोग कार्बो भी बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट पार्ट है। काहे का? ग्लाइकोलिपिड का। कहाँ की ग्लाइकोलिपिड का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी है? RBC की। तो मैंने क्या बताया? RBC की सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि बननी होती काहे से? लिपिड से। लिपिड बाइलेयर मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो लिपिड से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन काहे से बनी हुई है? ये देखिए लिपिड से बनी हुई है, ये, ठीक है, लिपिड से। और बीच बीच में क्या है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, तो वो एक अलग टॉपिक हो गया, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक लिपिड्स पे, ये देखिए कुछ स्पेसिफिक लिपिड्स पे क्या लगा हुआ है? ये कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई है। यहाँ पे कोई भी कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स हो सकते हैं, लेकिन जो टर्मिनल मोनोमर होगा वो होगा, टर्मिनल क्या होगा? मोनोमर नहीं बोलना चाहिए, टर्मिनल क्या होगा? यहाँ पर H सब्सटेंस होगा,
क्या होगा, एच सब्सटेंस। अब एक नया टर्म आ गया, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एच सब्सटेंस। तो अभी आगे हम लोग जानेंगे एच सब्सटेंस क्या होता है। तो यहाँ पे टर्मिनल कौन होगा, एच सब्सटेंस होगा, ठीक है। चलिए भाई, और उस टर्मिनल पॉइंट से कौन अटैच होगा, कोई एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट अटैच होगी। उस टर्मिनल पॉइंट पे कौन अटैच हो जाएगा आकर के, कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट। अब ये कार्बोहाइड्रेट यूनिट क्या हो सकती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट यूनिट हो सकती है, क्या हो सकती है, एसिटिल गैलेक्टोसामीन या गैलेक्टोस, ठीक है, एसिटिल गैलेक्टोसामीन या गैलेक्टोज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर एसिटिल गैलेक्टोसामीन है, जिसको हम लोग एसी गैल एनएस से डिनोट करेंगे, ऐसे लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन में, तो वहाँ पर एंटीजन ए बनेगा। मतलब एच सब्सटेंस से कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कौन हो, एसिटिल गैलेक्टोसामीन हो, तो वहाँ पर क्या बनेगा, एंटीजन ए बनेगा। और अगर गैलेक्टोज है तो क्या बन रहा है यहाँ पर, एंटीजन बी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग बातों को समझते हैं। क्या बताया मैंने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन काहे से बनी हुई है, लिपिड से, ठीक है, और प्रोटीन से। हमको मेन मतलब रखना है लिपिड से। लिपिड पे क्या अरेंज है, लिपिड पे अरेंज है ऐसे कुछ साइड चेन्स। लिपिड पे क्या अरेंज है, ये कुछ साइड चेन निकली हुई है लिपिड से, ठीक है। उस पर्टिकुलर लिपिड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड बोल सकते हैं, ठीक है। इसी पे आकर के क्या अटैच हो गया, एच सब्सटेंस, और एच सब्सटेंस के टर्मिनल पे कौन अटैच हो गया, कार्बोहाइड्रेट यूनिट। ये कार्बोहाइड्रेट यूनिट क्या हो सकती है, ए फॉर एसिटिल गैलेक्टोसामीन, ए फॉर एसिटिल गैलेक्टोसामीन, जिससे एंटीजन ए बना। और बी कब बनेगा एंटीजन, जब गैलेक्टोज होगा, क्या होगा, गैलेक्टोज। तो हम लोग को पता चल गया ए एंटीजन कब बनेगा और बी एंटीजन कब बनेगा। अच्छा इमेजिन करो अगर ये कार्बोहाइड्रेट यूनिट हो ही ना, ये ना हो भाई, केवल क्या हो, केवल एच सब्सटेंस हो, तब क्या होगा, तब ए एंटीजन बन जाएगा, नहीं। बी एंटीजन बनेगा, नहीं। मतलब कोई एंटीजन नहीं बनेगा, हाँ कोई एंटीजन नहीं बनेगा। तो जब कोई एंटीजन नहीं बनेगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाया जाएगा, ब्लड ग्रुप कहलाया जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। अच्छा भाई चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आकर के ए एंटीजन लग जाए और इधर कहीं पे आकर के, सॉरी इधर कहीं दूसरी लेयर पे जाकर के बी एंटीजन भी लग जाए, है ना। बी एंटीजन का मतलब गैलेक्टोज आ जाए, कहाँ से जुड़ जाए, एच सब्सटेंस से जुड़ जाए, ठीक है। बिल्कुल राइमिंग करते चलिए और सोचते रहिए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बी एंटीजन जुड़ जाए तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग इस ब्लड ग्रुप को बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। क्या बोलेंगे भाई, ए बी ब्लड ग्रुप। बोलो भाई बात समझ आ गई कि नहीं। तो हम लोग को समझ में आ गया कि ए ब्लड ग्रुप कब होगा, जब एसिटिल गैलेक्टोसामीन होगा तब ए ब्लड ग्रुप। बी कब होगा, जब केवल गैलेक्टोज अटैच होगा एच सब्सटेंस में। जीरो कब होगा, जब एच सब्सटेंस में कुछ भी अटैच ना हो। और ओ ब्लड ग्रुप कब होगा, ठीक है, ओ और जीरो एक ही है, सॉरी ओ ब्लड ग्रुप और जीरो ब्लड ग्रुप एक ही है। कब होगा, जब दोनों कोई भी कार्बोहाइड्रेट यूनिट ना अटैच हो इस सब्सटेंस पे। और तीसरा आपका कौन सा आता है, चौथा आपका कौन सा आता है, ए बी ब्लड ग्रुप। जब कब होगा, जब दोनों पाए जाते हो किसी एक, दोनों मतलब एक ही साथ दोनों नहीं जुड़े होंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इस सब्सटेंस पे इधर आकर के कुछ और जुड़ गया, इधर कुछ और जुड़ गया, नहीं, ये भी ध्यान रखना। एक ही जगह पर नहीं जुड़ेगा, कुछ यहाँ पर जुड़ेगा तो कुछ आगे वाली या किसी दूसरी सेल पर भी जुड़ सकता है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं आगे क्या आ रहा है। अब हम लोगों ने जान लिया कि अब ये एच सब्सटेंस क्या है। एच सब्सटेंस तक तो आपने बताया, तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ एच सब्सटेंस। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एच सब्सटेंस क्या है। एच सब्सटेंस को हम लोग एच एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, प्रिकर्सर है विच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलील ए और बी इज कन्वर्टेड इनटू द ब्लड ग्रुप सब्सटेंस ए बी रिस्पेक्टिवली। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। अभी भी एच सब्सटेंस पता नहीं चल पाया क्या है, अभी डायग्राम दिखाएंगे तब पता चलेगा। इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ में एच सब्सटेंस रिमेन अनअल्टर्ड और अनचेंज। मतलब एच सब्सटेंस में कुछ भी आकर के अटैच नहीं होता, एच सब्सटेंस जैसा था वैसे रहता है। ये भी बताया। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि एच एंटीजन या एच सब्सटेंस कहाँ पाया जाता है, तो 19th क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन्स में। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसके बाद बात आती है कि अपेरेंटली एच एंटीजन इज प्रेजेंट इन ऑल पीपल्स एक्सेप्ट दोज विद द बॉम्बे ब्लड फिनोटाइप। अच्छा, एक नई बात आ गई कि एच सब्सटेंस, एच एंटीजन कहाँ पाया जाता है? ये सब कहीं पाया जाता है, हर इंसानों में होता है, केवल उनको छोड़ करके जिनमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। तो अभी एच सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस नहीं जान पाए हैं, और एक नई बात भी आ गई कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ बॉम्बे ब्लड ग्रुप। चलिए देखते हैं तो एच सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है। एच सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस की अगर हम लोग बात करें, एच सब्सटेंस की अगर हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करते हैं तो एच सब्सटेंस होता क्या है? गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज के साथ जुड़ा हुआ है एसिटिल ग्लूकोसामीन। ध्यान रखिएगा, एसिटिल ग्लूकोसामीन, वेरी गुड। और ये क्या करेगा? इसी से आकर के जुड़ जाता है फ्यूकोज। तो एसिटिल ग्लूकोसामीन गैलेक्टोज, और उसी गैलेक्टोज पे कौन जुड़ गया? आके फ्यूकोज आके जुड़ गया। ठीक है भाई, किसने जोड़ा? तो एक जीन होता है जिसका नाम है FUT1 जीन, FUT1 जीन। इसने एक एंजाइम सिक्रीट किया जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज भी कह सकते हैं, या अगर इसका पूरा नाम देखें तो नाम है इसका गैलेक्टोसाइड 2-अल्फा L फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी लिखा मिल सकता है, तो आप याद रखिएगा किसने बनाया? फुट ने। क्या किया? इस फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज ने फ्यूकोस को α1,4, कौन सा बॉन्ड लिखा नहीं मैंने, याद रखिएगा, α1,4 बॉन्ड। ठीक है, α1,4 बॉन्ड से ला के अटैच कर दिया, किससे? गैलेक्टोज से। तो फ्यूकोस गैलेक्टोज से जुड़ गया, और ये जो बना सब्सटेंस इसी को बोलते हैं एच सब्सटेंस। ठीक है, अब हम लोग जान गए एच सब्सटेंस क्या होता है, और एच सब्सटेंस से आकर के कैसे कोई दूसरे यूनिट जुड़ते हैं। कौन जुड़ता है? ए फॉर मैंने क्या बताया था? एसिटिल गैलेक्टोसामीन, और क्या? गैलेक्टोज, कुछ भी जुड़ सकता है। अब बात आती है ये कहाँ पे जुड़ते हैं, तो चलिए अब इनको भी देख लेते हैं, ये कहाँ पे जुड़ते हैं। ठीक है भाई, तो ये कहाँ पे जुड़ते हैं? ये बन गया आपका एच सब्सटेंस, ये हो गया ना आपका एच सब्सटेंस। ठीक है, एच सब्सटेंस में अगर एलील IA पाया जाएगा, कौन सा एलील? IA एलील है, तो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा ये एसिटिल गैलेक्टोसामीन, मैंने पहले बताया। लेकिन कहाँ जुड़ रहा है? गैलेक्टोज से जुड़ रहा है, ग्लूकोज और एसिटिल ग्लूकोसामीन से नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, अगर एलील IB होगा तब क्या होगा? इसी गैलेक्टोज से एक दूसरा गैलेक्टोज भी आकर के जुड़ जाएगा, और क्या बना देगा? अगर ऐसा होगा तो ब्लड ग्रुप A डिज़ाइन हो जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो ब्लड ग्रुप B डिज़ाइन हो जाएगा। बोलिए भाई, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर दोनों एलील्स होंगे तो दोनों एलील्स होंगे तो किसी एक लिपिड वाली लेयर पे जाकर के, किसी एक लिपिड से जाकर के ए वाला एलील एक्शन ले लेगा, वहाँ पर ये जुड़ जाएगा। अगर किसी दूसरे पे आकर के गैलेक्टोज आकर अटैच हो जाएगा तो दोनों साथ साथ में आएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बात आती है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एच सब्सटेंस ही ना बन पाए। एच सब्सटेंस जो अभी हम लोग ने देखा, ये एच सब्सटेंस में ये क्या है? ये एच सब्सटेंस का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर तो रहे लेकिन एच सब्सटेंस ना बने, तब क्या होगा? तो पहले देखते हैं तब क्या हो रहा है। एच सब्सटेंस ना बनने पर कौन सी डिजीज़ होती है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसको कहते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसको डिजीज़ नहीं बोलना चाहिए, ये एक रेयरेस्ट फिनोमिना है। अच्छा, एक केस हुआ था, क्या था? बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, सुन लेते हैं हम लोग। केस क्या था, या आप मन में इमेजिन करिए, अगर आप लोग को ब्लड ग्रुप के क्वेश्चंस आते हैं कि एक पर्टिकुलर फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप है A, या मेल ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर मेल है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप है क्या? A, और जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप हो गया AB। ठीक है, और जो इसका बेबी है उसका ब्लड ग्रुप O आया। क्या आ गया? ब्लड ग्रुप O आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या इस तरह से पॉसिबल हो सकता है? मन में सोचो। ठीक है, मतलब पिताजी का ब्लड ग्रुप A है तो मतलब दूसरा एलील O हो सकता है, चलो मान लेते हैं। ठीक है, और माताजी का क्या है? AB है, बच्चे का ब्लड ग्रुप O हो जाए
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ तब बात आई क्या, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। जब ऐसा हो गया तब कौन सी बात आती है वहाँ पर, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात आती है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। कहानी और भी लंबी थी, एलन, मोनिका और एरिक की, तो कहानी नहीं सुनाना है यहाँ पर, ठीक है। आपको कंसेप्ट बताना है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। अगर हम लोग बात करें बॉम्बे ब्लड ग्रुप की, अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिविजुअल विद बॉम्बे ब्लड ग्रुप लैक्स एच एंटीजन, मतलब पहली बात हमको पता चल गई कि एच एंटीजन नहीं होता है इसके अंदर। अच्छा भाई, अच्छा एच एंटीजन जो है वो एच एलील कोड कर रहा है, कोई एच एलील है वो एच एंटीजन, ठीक है। कोई एक एच एलील है वो एच एंटीजन कोड कर रहा है। अगर ये एच और स्मॉल एच होगा तब भी एच एंटीजन बनेगा, लेकिन अगर स्मॉल एच और स्मॉल एच होगा तो एच एंटीजन नहीं बनेगा। चलिए भाई देख लेते हैं। तो क्या बताया जा रहा है, इंडिविजुअल विद बॉम्बे ब्लड ग्रुप लैक्स एच एंटीजन, इसमें एच एंटीजन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एच एंटीजन नहीं होता। दूसरी चीज़, कितने लोगों में होता है, तो लगभग ताइवान में देखा जाए तो 1 आउट ऑफ 8,000, इंडिया में 1 आउट ऑफ 10,000 और यूरोप वगैरह में 1 आउट ऑफ 1 मिलियन, ठीक है। तो इंडिया में सबसे पहले ये मुंबई, या जिसको हम लोग आप लोग बॉम्बे कह सकते हो, वहाँ पे देखने को मिला, इसलिए इसका नाम भी दे दिया गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। कैसे हुआ होगा मैं बता रहा हूँ आपको, और कैसे उस पर्टिकुलर बच्चे का ब्लड ग्रुप वो हुआ होगा उसको भी देखते हैं। होता क्या है, यहाँ पर फ्यूकोस जो होता है वो अटैच नहीं हो पाता है, किससे, गैलेक्टोज से, जिससे कि हमारा जो एस सब्सटेंस है वो एज अ प्रिकर्सर ही बना रहता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो FUT1 जीन होता है वो म्यूटेटेड फॉर्म में रहता है। FUT1 जीन जो होता है म्यूटेटेड फॉर्म में होता है। चलिए भैया कैसे हो रहा है ये बात को समझते हैं हम लोग। FUT1 जीन जो होता है वो म्यूटेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। FUT1 जीन जो होता है म्यूटेटेड होता है। होता क्या है कि ये बनता ही नहीं है। जब ये नहीं बनेगा तो फ्यूकोज अटैच नहीं होगा, तो केवल रह क्या जाएगा ये, और जब ये रह जाएगा तो ये एच सब्सटेंस नहीं है। और जब एच सब्सटेंस नहीं है तो मान लेते हैं अगर IA एलील पाया भी जाता है, IB एलील पाया भी जाता है, तब भी इससे आकर के अटैच होगा ही नहीं, तब भी इससे आकर के अटैच होगा ही नहीं। तो ना यहाँ पर HA एंटीजन बन पाएगा भाई, और ना यहाँ पर B एंटीजन शो होगा। जैसा कि अभी यहाँ पर हमने आपको केस दिया था, क्या IA और IB था माता जी का, किसी का भी मान लो, और पिताजी का क्या था, IA था। तो यहाँ पर A एंटीजन और B एंटीजन दोनों थे, लेकिन दोनों होने के बाद भी क्या हो रहा था, दोनों होने के बाद भी यहाँ पर एब्रीविएशन नहीं हो पा रहा था। A एंटीजन भी था और B एंटीजन भी था, लेकिन दोनों होने के बाद भी एब्रीविएशन नहीं हुआ। एब्रीविएशन क्या हुआ, दोनों का नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, O आ गया। ये कब हुआ होगा, जब H सब्सटेंस ही नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या बात आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन है CSIR नेट 2019 दिसंबर का, 4 नंबर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्लड ग्रुप इन कॉलम X, ठीक है, सॉरी, इन कॉलम X बेस्ड ऑन द सेट ऑफ द एंजाइम एंड कॉलम Y। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ ये हो गया कि मैंने X की जगह ये कर दिया, तो इसको X है ये कॉलम, और ये कॉलम क्या है भाई, ये कॉलम हो गया आपका Y। ठीक है, कॉलम X में A, B, AB और O 4 ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, और कॉलम Y में क्या दिया गया है, पहला फ्यूकोज ट्रांसफरेज, दूसरा गैलेक्टोज, एन एसिटिल ट्रांसफरेज, वही मतलब है एन एसिटिल गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। ठीक है, और तीसरा क्या है, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। 3 एंजाइम्स हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, नॉट पूछा गया है। अब देख लेते हैं जरा से, अगर हम लोग पहला देखते हैं, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ऑप्शंस को देख करके। पहला क्या है, A, I और A में फर्स्ट और कौन है सेकंड, दोनों होने चाहिए। तो A में फर्स्ट ब्लड ग्रुप A हो और वहाँ पर फ्यूकोज ट्रांसफरेज हो, तो भाई फ्यूकोज तो होगा, क्योंकि H सब्सटेंस तो सबको चाहिए, चारों ब्लड ग्रुप को चाहिए। ठीक है, O को नहीं चाहिए।
ओ कोई सब्सटेंस भी नहीं होगा तब भी काम चल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पहली बात तो फर्स्ट में ए, तो फर्स्ट में ए फ्यूकोज ट्रांसफरेज तो चाहिए, बात सही है इनकी। दूसरी चीज़ और क्या चाहिए, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन भी चाहिए, उसी को ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो ट्रांसफरेज एंजाइम है, ठीक है, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज, ठीक है, तो वो भी चाहिए। तो ये दोनों चाहिए, तो मतलब पहला ऑप्शन तो सही है। और हमको देखना क्या है जो सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा नोट का। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बोला बी में फर्स्ट तो चाहिए ही चाहिए और थर्ड भी चाहिए, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज चाहिए, ठीक है, तो भाई ये भी सही है, पीछे मैंने बता रखा है आपको। सी में क्या है, ए बी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए बी ब्लड ग्रुप जब होगा तो तीनों चाहिए, तो तीनों चाहिए भाई, तीनों चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तीनों चाहिए तभी तो एब्रीविएट होगा। और ओ में क्या बता रहा है, ओ में बोल रहा है पहला भी चाहिए, दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए, तीनों चाहिए, तीनों एंजाइम्स की आवश्यकता है, वहाँ पर नीड है, तो तीनों एंजाइम की। देखो पहले फ्यूकोज ट्रांसफरेज तो चल जाएगा, काम होगा, लेकिन अगर ये दो एंजाइम हो जाएंगे तो क्या ब्लड ग्रुप ओ बनेगा, नहीं बनेगा। तो मतलब इसका मतलब जो रॉन्ग ऑप्शन है वो ये है, और रॉन्ग ऑप्शन का ही पता लगाना ये मेरा राइट आंसर है। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है आपका यहाँ पर डी, सॉरी ये डी है, आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर डी आपका आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से ये वीडियो हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे RH एंटीजन के बारे में, RH एंटीजन क्या होता है, इसके अलावा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस के मॉलिक्यूलर बेसिस को भी जान लेंगे, छोटी सी वीडियो रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, अपने कलीग्स को शेयर करिए, अपने जूनियर्स को शेयर करिए, सीनियर्स को शेयर करिए, जो भी नीडी पर्सन है उनको शेयर करिए। इसके अलावा जेनेटिक्स का मैंने और भी बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है वीडियो में अपने चैनल्स पे, तो वहाँ पर जाकर के जेनेटिक्स की वीडियो देखिए। लगभग मैंने बायोकेमिस्ट्री को भी कंप्लीट कर रखा है, तो बायोकेमिस्ट्री के वीडियोज़ भी आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।